हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, आज का ये वीडियो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए ही बनाया गया है। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप 12th फिजिक्स के चैप्टर्स को तो पढ़ाते हैं बट उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को भी बताइए। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को बता चुका हूं। आज बारी है चैप्टर 2 की। और देखिए, जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा इससे बाहर क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इनको आप लोग तैयार करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है, इस पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ आंसर हम जानेंगे। ठीक, और देखिए सबसे खास बात क्या है कि जो चैप्टर 2 है इसके बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो भैया दिल थाम के बैठ जाइए, कॉपी और पेन ले लीजिए और जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है, तभी आप लोग अब की बार फिजिक्स में टॉपर बन सकते हैं। ठीक, इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक, पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, फिर लघु उत्तरीय और फिर विस्तृत उत्तरीय। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्लास है, ये ध्यान रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक है। अब देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो को वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे। चैप्टर 2 फुल चैप्टर इन वन वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, का है जूल प्रति कूलाम, खा है जूल इंटू कूलाम, गा है कूलाम प्रति जूल और घा है न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको जब विद्युत विभव में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो विद्युत विभव होता है वो W/Q0 के बराबर होता है। ठीक, ये मैंने आपको बताया था, ये W/Q भी आप कह सकते हैं। ठीक, समझ में आया। तो ये मैंने आपको विद्युत विभव जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था। अब बताइए, फॉर्मूला आपको अगर पता है तो मात्रक आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए W क्या है, ये कार्य है और कार्य का मात्रक होता है जूल, और Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, सिंपल सा है, सब ऑप्शन नंबर का वाला सही होगा, जूल प्रति कूलाम। तो देखिए, अगर आपको किसी राशि का फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो स्टूडेंट चैप्टर ही नहीं पढ़े हैं उनको ये क्वेश्चन अच्छे से कैसे समझ में आएगा, लेकिन 60-70% आएगा। और जो चैप्टर पढ़कर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको 100% समझ में आएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा देखिए, E=0। अगर मान लीजिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 है, ठीक है, तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। यानी कि एक ऐसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसमें E=0 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। तो बताइए कि विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन कैसा होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। तो का है B अनुक्रमानुपाती 1/r, खा है B अनुक्रमानुपाती r,
गा है बी अनुक्रमानुपाती 1/r² और घा है बी आर पर निर्भर नहीं करेगा। तो देखिए यहां पर बी जो है विभव जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, ये घा वाला ऑप्शन आपका सही है। और ये निर्भर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो वैल्यू है वो 0 दिया गया है, इसीलिए जो हमारा विभव है वो आर पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो मैं इसमें बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? तो सबको नोट करिएगा, सबको पढ़िएगा, क्योंकि अब की बार हमें टॉपर बनकर रहना है। ठीक, तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, सारे को देखिए। बताइए निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? बताइए चारों में से धारिता का मात्रक कौन सा होगा? अब जिसने धारिता पढ़ा, जिसको धारिता का फॉर्मूला पता है उसको तो पता चल गया होगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, जिसको जिसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ताकि मुझे लगे कि आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। ठीक, तो देखिए धारिता का है कूलाम, खा है वोल्ट, गा है एम्पियर, घा है कूलाम प्रति वोल्ट। तो देखिए धारिता को हम सी से डिनोट करते हैं, सी इक्वल टू होता है Q/V। होता है कि नहीं होता है? होता है भैया। और Q इक्वल टू अगर यहां से हम निकालें, क्या Q इक्वल टू अगर हम निकालें तो ये CV होगा। अब देखिए C इक्वल टू Q/V होता है, तो Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है। और V क्या है? विभव, विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ इसका सही होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। तो भैया फॉर्मूला पता है तो यूनिट आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी मैं आपको बताता हूं बहुत ही नॉर्मल तरीके से बताता हूं, ताकि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आए। कोई भी स्टूडेंट नहीं कहेगा कि सर फिजिक्स में मैं कमजोर हूं, क्योंकि जो कमजोर है उसको मैं कमजोर नहीं रहने दूंगा। और आप कमजोर तभी होते हैं किसी सब्जेक्ट में जब आप खुद को कमजोर मान लेते हैं। देखिए भले ही आप कमजोर हो, लेकिन आपने खुद को अगर कमजोर मान लिया तो आप कमजोर ही हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। और अगर आप बहुत अच्छे हैं सब्जेक्ट में, फिर भी आप मान रहे हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं, तो आप कमजोर ही होंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो दिमाग मान लेता है वही होता है। तो दिमाग में हमेशा सोचिए कि भैया फिजिक्स मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है, फिजिक्स में कुछ नहीं है, ऐसा सोचिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए वायु में रखे 2 धनावेश, इनको धनावेशों, ठीक है, धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल के मान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यानी कि वायु में 2 धनावेश रखे हुए हैं, अगर उनके बीच हम परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? अब भैया 2 धनावेश रखे हुए हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। धनावेश जो है जितने पास होंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब बीच में भैया हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो क्या होगा? इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए भैया 2 चुंबक आप बगल बगल में रख दिए। अब चुंबक जब दोनों आसपास हैं तो आकर्षण करेंगे या प्रतिकर्षण करेंगे, जैसा उनका ध्रुव होगा, ठीक है। लेकिन अगर बीच में आप कुछ रख देंगे तो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों कम हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखिए, अगर 2 धनावेशों के मध्य, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अब इनके बीच अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो दोनों को संपर्क टूट गया तो प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा। सिंपल सा है, ठीक, समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा है। जब दोनों पास पास रखे रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक। तो पास पास रहेंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब इसके बीच कुछ रख देंगे तो प्रतिकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा। तो अगर वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य पराविद्युत पदार्थ रख दें तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल का मान है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा। हो गया? तो ये 4 क्वेश्चन थे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। अब देखिए और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ने से ही आप टॉपर बन नहीं सकते, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको और पढ़ना होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचते हैं उनको भी पढ़िएगा। इसमें मैं आपको उन क्वेश्चंस को बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, ठीक, फिर लघु उत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय। टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। अति लघु उत्तरीय में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सभी को पता होगा इसका आंसर, बहुत सिंपल सा है। देखिए
वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। बताइए विद्युत विभव क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको बताना है और इसकी बीमा लिखनी है। तो अभी मैंने बताया था आपको, देखिए कैसे करोगे आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर एक हेडिंग डालेंगे हम लोग, खूब सुंदर सा वैद्युत विभव। देखिए ये हेडिंग है, ठीक है, वैद्युत विभव हेडिंग डालेंगे। अब इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, देखिए यहां पर बिंदु कर दीजिएगा। यहां पर देखिए प्रिंटिंग में थोड़ा बहुत कहीं प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको सही कर लेना है, मैं भी सही करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश प्लस Q को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र में अल्पधन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य है और जो परीक्षण आवेश है उसी के ही अनुपात को हम विद्युत विभव कहते हैं। वही चीज यहां पर भी लिखा गया। देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है वो परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि W और परीक्षण आवेश के जो वैल्यू है उसके अनुपात के बराबर होगा। निष्पत्ति का मतलब अनुपात, ठीक है। अब देखिए इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, सबको पता है। देखिए इसे V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, सबको पता होगा, V से, ठीक, V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फॉर्मूला भी जान लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो V इक्वल टू होगा, देखिए क्या कहा गया, परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य W है और परीक्षण आवेश है, इसी के ही रेशियो को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये विद्युत विभव का फॉर्मूला हो जाएगा। मात्रक क्या होगा, अभी मैंने बताया जूल प्रति कूलाम, या विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है, बताया था ना मैंने। तो ये दोनों होता है, चाहे आप जूल प्रति कूलाम लिखिए और वोल्ट भी होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। जैसे धारिता का मात्रक होता है Q इक्वल टू C इक्वल टू Q अपन भी, यानी कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है और फैरड भी होता है। धारिता का दो मात्रक होता है, कूलाम प्रति वोल्ट और फैरड, ठीक है। वैसे विभव का भी दो मात्रक होता है, जूल प्रति कूलाम और वोल्ट दोनों, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका मात्रक तो आप सीख गए क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है। बीमा क्या होगी, बीमा समझते हैं। देखिए बीमा, तो बीमा जो इसकी होगी उसको कैसे निकालेंगे, देखिए अब देखिए इसकी बीमा को हम निकालते हैं। कैसे निकालोगे भैया, तो देखिए बीमा हम तो डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन निकाल कर अगर बताएंगे ज्यादा समझ में आएगा। देखिए आपको समझना जरूरी है, बताने को तो मैं लिख दूं भैया ये होगा, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं मेरे बताने से बेनिफिट क्या है, ठीक। तो देखिए W क्या है, कार्य, कार्य की बीमा होती है mL2T के पावर -2, ठीक है। ये बीमा होती है हमारी कार्य की, ठीक। और Q क्या है, आवेश, आवेश Q इक्वल टू IT होता है, इसकी बीमा होती है AT, ठीक है। अब इन दोनों को भैया को ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए mL2T के पावर -2, ठीक है। अब AT जब ऊपर जाएगा तो देखिए नीचे A के पावर 1 है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा A के पावर -1 T के पावर -1, इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि भैया नीचे प्लस में है ऊपर माइनस में हो जाएगा। अब यहां पर हम बीमा इसका फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर हेडिंग डालेंगे बीमा, और जो अब बीमा आएगी वही इसकी बीमा हो जाएगी। देखिए इसकी बीमा क्या आएगी, आप लोग ही बताइए। देखिए ये आपका M ऐसे ही रहेगा, देखिए ऐसे लिख देंगे M, ठीक। उसके बाद में देखिए L2 है और ये L2 ऐसे ही रहेगा, ML2, ठीक है। अब देखिए T के पावर -2 है, यहाँ पर T के पावर 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो ये T के पावर -3 हो जाएगा, T के पावर -3, और A के पावर -1 आपका ऑलरेडी है, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगी विद्युत विभव की बीमा, ठीक। मैंने निकालना भी बता दिया, ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझिए। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत विभव की बीमा। तो विद्युत विभव की परिभाषा, उसका फॉर्मूला, उसका मात्रक और बीमा सब कुछ मैंने बता दिया। अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, ठीक।
नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैं थोड़ा सा साइड में होके आप लोगों को सोचता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। तो वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि यूजफुल रहे आपके लिए। ठीक है, देखिए दूसरा देखिए क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? देखिए जितने भी टॉपिक में बता रहा हूं ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी अपने चैप्टर में। अब जिसने नहीं पढ़ा है भैया उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बाकी समझ में उनको भी आएगा, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन पढ़ लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। यहां पर छोटा कर दीजिएगा, बहुत छोटा मात्रक है। देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और जूल की तुलना में ये बहुत ज्यादा छोटा मात्रक है ऊर्जा का। ठीक है, आगे देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ईवी से डिनोट करते हैं। ईवी वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश क्यों इक्वल टू ई 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इस आवेश को एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है। यानी कि एक इसके दो डेफिनेशन है। पहला तो ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। दूसरा इसका डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश, ठीक है, एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है। तो इसका दूसरा डेफिनेशन ये है। अब कोई पूछे भैया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो एक ईवी की जो वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? सबको पता होगा शायद 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, और ये जूल में होगा। किसमें? जूल में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी ही होती है। ये हो गया। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है। समझ में आया? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वहां पर आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये भी हो गया, क्योंकि देखिए हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक एमईवी को जूल में व्यक्त कीजिए। देखिए अभी तक क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब एमईवी आ गया, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए एक एमईवी को जूल में व्यक्त करना है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इक्वल टू 1.6, अभी मैंने बताया, इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब एमईवी को आपको जूल में व्यक्त करना है भैया, तो एमईवी का मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मिलियन में कितना जीरो होता है? 10 लाख में कितना जीरो होगा बताइए? देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 2 4 2 6। अब देखिए इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये 10 लाख है, 10 लाख में कितना जीरो है? 6 जीरो है। तो इसको हम लिखेंगे 10⁻⁶। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भैया, जितना जीरो होगा उसके पावर उतना हम लिख सकते हैं। तो अगर आपको एक एमईवी की वैल्यू निकालनी है तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसमें से 10⁻⁶ से आपको गुणा करना होगा। मतलब देखिए अब हम यहां पर एक एमईवी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक एमईवी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपका है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, इसमें से 10⁻⁶ से हम गुणा कर देंगे। अब ये आपका एमईवी में आ जाएगा। ठीक, जूल में आपको निकालना है, तो एक एमईवी इक्वल टू होगा हमारा, एक एमईवी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, ये -19 है, ये 6 है, 19 में से 6 जाएगा, घटेगा, क्यों? क्योंकि -19 है, तो माइनस प्लस माइनस, 19 में से 6 जाएगा तो -13 बचेगा जूल, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो एक एमईवी इक्वल टू जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। बस हो गया, हमें 10⁻⁶ से गुणा कर देना है, बस हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, हो गया, बहुत सिंपल सा है। तो इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो इसको तो नोट कर ही लिया होगा, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये एक न्यूमेरिकल है। अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, डेरिवेशन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में डेरिवेशन भी दिए जाएंगे,
तो हमारे फिजिक्स में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन तो आएगा ही, जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस आते हैं, प्रयोगशाला विधि आती है, वैसे इसमें हमारे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स के बिना हमारी फिजिक्स अधूरी है। और अगर आप लोग सोचें कि हम न्यूमेरिकल मैं ना सॉल्व करूं और बोर्ड एग्जाम में 90% ले आऊं, नहीं हो सकता, क्योंकि 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, 15 नंबर के, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स छोटे से आएंगे। देखिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। अब विद्युत विभव का फॉर्मूला आपने पढ़ा, वही यहां पर लगेगा, बहुत सिंपल सा है। देखिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमें दिया गया है, यहां से मैं इरेज करता हूं। V हमें दिया गया है 50 वोल्ट। कितना दिया गया है? 50 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया है आवेश, आवेश दिया गया है Q। देखिए क्या लिखा है, 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है कितना, 2 × 10⁻⁵ कूलाम, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कार्य निकालना है, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा भैया, तो W हमें निकालना है। तो फॉर्मूला लगाइए विद्युत विभव वाला, ठीक है। चूंकि हमें पता है वैद्युत विभव जो होता है, वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। V = होता है W/Q। किसको किसको पता है, सबको पता होगा, W/Q, ठीक है। बस यही वाला फॉर्मूला हमें लगा देना है, सिंपल सा है। इसको हम लोग कर देंगे ऐसे, ये क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसको हाईलाइट करना बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब साइड में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस साइड में इसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, इसमें कुछ है नहीं कि मुझे बताना पड़े, ठीक है। अब देखिए यहां से हमें चूंकि कार्य निकालना, तो W = क्या होगा, W = हमारा क्या होगा, आप ही लोग बताइए। W = हो जाएगा, देखिए Q और V का गुणा हो जाएगा, V × Q, V × Q, ठीक है। अब यहीं पर हम वैल्यू रख देंगे, तो W = हमारा हो जाएगा, देखिए V की वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट, 50 रख देंगे, इंटू Q की वैल्यू कितनी है, ये 2 × 10⁻⁵, तो 2 × 10⁻⁵ रख दिया। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। W = कितना आ जाएगा, आप ही लोग बताइए। 50 का 2 से गुणा होगा तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁵। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। W = हमारा हो जाएगा, देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 10⁻⁵, हमारा ऑलरेडी है, 2 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारा 10⁻³ तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10⁻³ जूल, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसमें कुछ था ही नहीं भैया, एकदम से हलवा था, हलवा, ठीक है, एकदम सिंपल, मतलब हलवा खाए होंगे आप लोग। तो ये आपको V दिया गया था, Q दिया गया था, W निकालना था, हमने विद्युत विभव का फॉर्मूला लगाया और ये हमारा आंसर आया, W = 10⁻³ जूल। तो अगर आपको दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर 50 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर 10⁻³ जूल कार्य करना होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिए नोट, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक हो गया नोट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए भैया, अगर हम 2 मिनट तक उधर साइड में ही रहेंगे तो क्या होगा, आगे पढ़ाएगा कौन, ठीक। तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन किसको किसको पता है, जल्दी से कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद सबको पता होगा। समविभव पृष्ठ क्या होता है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से ही स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, देखिए ये एक पृष्ठ है, इसके जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर विभव बराबर है, देखिए ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे समविभव पृष्ठ। समझाने के लिए मैंने बना दिया है, इसका फिगर मैंने पहले ही समझा दिया, ठीक है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, समविभव मतलब सभी बिंदुओं पर विभव सम हो, समान हो या फिर बराबर हो, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे समविभव पृष्ठ। बस हो गया, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा था ये, इसका डेफिनेशन ही आता है, ऐसे आएगा, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है या समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, बस आंसर लिख दीजिए, काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, संधारित्र किसे कहते हैं, व्हाट इज कैपेसिटर।
अब देखिए संधारित्र का सिद्धांत, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, चैप्टर देख लीजिएगा, ठीक है। तो संधारित्र होता क्या है वास्तव में, सिर्फ डेफिनेशन आपको बताना है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें आप पूरा लिख डालेंगे चित्र बनाकर, ऐसा नहीं है, डेफिनेशन लिखिए, नंबर पूरा मिलेगा। देखिए, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कर सकते हैं। मतलब चालक के आकार में परिवर्तन भी ना हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा आवेश को हम रख सकें, उसमें संचित कर सकें, वही है संधारित्र। बस हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, शायद सबको पता हो, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर लिखिएगा संधारित्र की धारिता, यहां पर हेडिंग संधारित्र है, आप लोग हेडिंग डालिएगा संधारित्र की धारिता, क्योंकि धारिता हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। देखिए क्या कहा गया कि संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, जैसे इसके एक प्लेट को हमने आवेश दे दिया, किसी मशीन द्वारा हमने एक प्लेट को आवेश दे दिया, ठीक है। एक प्लेट को दिए गए आवेश क्यों तथा दोनों आवेशों के बीच उत्पन्न विभव V इसी के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, तो C इक्वल टू क्या होगा, Q/V। यानी कि किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर B इसी के अनुपात के बराबर होता है हमारा संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया, फिर से देखते हैं। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V इसी के अनुपात के बराबर होता है विद्युत धारिता, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो C इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन सबको मैं इरेज कर दूंगा। देखिए C इक्वल टू हो जाएगा Q/V, Q/V, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। देखिए ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा धारिता का। अब क्या कहा गया है, परिभाषा लिखिए। आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखना था, बट यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। इसका मात्रक क्या होगा वो भी जान लेते हैं भैया। जितनी ज्यादा चीजें जानेंगे, जितनी ज्यादा चीजें हमें पता होंगी, उतनी ही आसानी होगी हमें एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, क्यों है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। V है विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, या इसका मात्रक फैरड भी होता है, फैरड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ठीक समझ में आया। तो संधारित्र की धारिता क्या है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V इसी के अनुपात के बराबर होता है। इसे C से डिनोट करते हैं, C इक्वल टू Q/V, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। बस हो गया, ठीक। अभी हमने स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था, तो ऐसा क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा धारिता का मात्रक है, तो कूलाम प्रति वोल्ट ऑप्शन था, उसको सही करना था। बस हो गया, ठीक। कुछ है, कुछ नहीं है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है, उठाकर देख लो प्रीवियस ईयर पेपर, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। देखिए, संधारित्र में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। यानी कि आप लोग अगर संधारित्र, मान लीजिए संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं हमारी, ठीक है, ये देखिए, अब इनके बीच अगर हम परावैद्युत पदार्थ लाकर रख दें, देखिए ये परावैद्युत पदार्थ रख देंगे, तो इनकी जो धारिता है वो क्यों बढ़ जाती है। अब देखिए, जब हम इनके बीच परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो इनका विभव कम हो जाएगा। संधारित्र के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था, ठीक है, समझ में आया कि इसका विभव जब कम हो जाएगा तो इसकी धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो क्या कहा गया, देखिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र, देखिए ये जो आपका संधारित्र की प्लेटों के बीच हमने वैद्युत पदार्थ रख दिया, तो इसके बीच उपस्थित जो विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है, इसके विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। जैसे एक प्लेट को हम आवेश देते हैं, मान लीजिए इसको मैंने दिया धन आवेश, ठीक है, कौन सा आवेश, धन आवेश दे दिया, ठीक, ये, तो इसके इस वाले प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा प्रेरण के द्वारा,
ठीक है, प्रेरण के द्वारा ऋण आवेश उत्पन्न हुआ जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। तो यहां पर क्या होगा, जब परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो जो विद्युत क्षेत्र था उसके विपरीत दिशा में एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था धारिता जो होती है वो विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए C क्या होता है, Q/V, यानी कि जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी ज्यादा धारिता होगी। तो जो विभव है वो धारिता की व्युत्क्रमानुपाती, अगर विभव बढ़ेगा तो धारिता घटेगी, अगर विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। तो यहां पर प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। तो ये रीजन आपको याद रखना है, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया, अब आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बार फिर से, संधारित्रों के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से, संधारित्र की प्लेटों के बीच हमने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया, ठीक है, तो रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इसके विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। अतः प्लेटों के बीच विभव घट जाता है तो इसकी धारिता बढ़ जाती है। बस ये रीजन है, ये रीजन आप लोग समझ कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको अब हटाते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख नेक्स्ट, अब आते हैं भैया एक और न्यूमेरिकल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद आप सभी को ये पता भी हो। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखिए 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी विद्युत ऊर्जा संचित होगी। यानी कि 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है जो 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, ठीक है। अब यहां पर विद्युत ऊर्जा निकालना, जो स्थितिज ऊर्जा का मैंने फॉर्मूला बताया था वही चीज यहां पर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम जो दिया गया उसको लिखते हैं। 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है, यहां पर हमें धारिता दी गई है C, ठीक है। C कितना दिया गया है, 10 पिकोफैरेड। देखिए फैरेड जहां पर आ जाए वहां पर समझ लीजिए धारिता है, क्योंकि फैरेड धारिता का मात्रक है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा C, देखिए पिको फैरेड को जब हम फैरेड में बदलेंगे तो ये हमारा कितना होगा। देखिए पिको फैरेड है तो 10 की पावर -12 से इसका गुणा हम करेंगे। अब ये फैरेड में कन्वर्ट हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि जब हम इसको फैरेड में बदलेंगे तो 10 की पावर -12 से गुणा होगा। अगर यहाँ पर माइक्रो फैरेड होता तब किससे गुणा करते, 10 की पावर -6 से। बताया था ना मैंने, अगर पिको फैरेड है तो 10 की पावर -12 से गुणा कीजिए। पिको फैरेड को फैरेड में बदलना है तो 10 की पावर -12 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा फैरेड में बदल चुका है। फिर उसके बाद क्या दिया गया, 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है तो विभवांतर हमें दिया गया है V दिया गया है 50 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें विद्युत ऊर्जा निकालनी है, यानी कि हमें निकालना है U की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमें फॉर्मूला पता है, चूंकि स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं U से। किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। U इक्वल टू फार्मूला हमारा होता है 1/2 CV², 1/2 CV²। ये फॉर्मूला मैंने जब चैप्टर्स में आपको पढ़ा रहा था तो लास्ट में मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से हम निकाल लेंगे ऊर्जा, U निकाल लेंगे। देखिए हमें C पता है, V पता है, हम निकाल लेते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारा होगा U इक्वल टू, देखिए 1/2 CV² है तो 1/2 हो जाएगा। C की वैल्यू कितनी है, देखिए 10 की पावर 10 इंटू 10 दी पावर -12 है, ठीक है। 10 इंटू 10 दी पावर -12, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए V की वैल्यू कितनी है, 50, और 50 का स्क्वायर करना है क्योंकि CV² है, V का स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए तो हमारा हो जाएगा U इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए ये दो, इसको कट कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको हम कट कर देंगे, 2 को 5 को 10 को 2 से 5 बचेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 दी पावर -12 इंटू ये 50 का स्क्वायर करेंगे तो इसको ये कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, सिंपल सा है। तो U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ये कितना होगा, 5 इंटू 10 दी पावर -12 इंटू, देखिए 2500 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 दी पावर 2। देखिए 2500 को हम 25 गुणे 100 लिख सकते हैं, 100 को हम 10 के पावर 2 लिख देंगे, बस हो गया। U इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर
ध्यान देते चलिएगा। देखिए 25 का 5 से गुणा होगा तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, इंटू ये 10 के पावर -2 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। देखिए नहीं, यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये 10 के पावर -2 है, सॉरी -12 है, ये 2 है, तो 12 में से 2 जाएगा तो 10 के पावर -10 ये बचेगा, ठीक है। 10 के पावर -10 ये बचेगा। आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं जूल में, लेकिन थोड़ा इसको सही करते हैं। U = हमारा हो जाएगा, देखिए इस यहां पर हम एक दशमलव ले आएंगे, इसको 125 को कर देंगे 1.25, तो यहाँ पर जब हम दशमलव लाएंगे तो 10 की पावर -10 में हमें 10 के पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक हम इधर आए हैं, तो ये हमारा 10 की पावर -8 जूल हो जाएगा, ठीक। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही ऊर्जा हमारी हो जाएगी। अब जिसको यहाँ पर समझ में नहीं आया मैं समझा देता हूँ। देखिए ये 125 साइड में मैं कर देता हूँ, 125 गुणे 10 के पावर -10 था, ठीक है। तो जब इसको हम हटाएंगे, यहाँ पर 1.25 लिखेंगे, तो यहाँ पर 10 के पावर 2 से गुणा होगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। तो ये हमारा ऊर्जा आ जाएगी 1.25 × 10⁻⁸ जूल, बस हो गया, ठीक। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था। तो यहां पर हमें धारिता दी गई थी, U विभव दिया गया था, ऊर्जा निकालनी थी, तो U = 1/2 CV² हमने लगाया, और हमारा आंसर लास्ट में आया, जो ऊर्जा आई वो 1.25 × 10⁻⁸ जूल आई। तो आप कह सकते हैं 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हो तो संधारित्र में 1.25 × 10⁻⁸ जूल ऊर्जा संचित है। बस हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिए नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बारी है लघु उत्तरीय प्रश्नों की। अब चूंकि स्टूडेंट ये जो हमारा वीडियो है काफी ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में मैं आपको क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर बहुत जल्दी ही लेकर आऊंगा मैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के अगर मैं आंसर बताऊंगा तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग क्लास हो जाएगी, तो टेंशन मत लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे मैं चैप्टर्स में तो पढ़ा चुका हूं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो पढ़ना चाहता है, जो टॉपर बनना चाहता है, वो तो जाएगा चैप्टर में देख लेगा, बाकी अलग से भी मैं वीडियो लाऊंगा, नो टेंशन, अभी मैं हूं, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ये पहले जान लीजिए। देखिए सबसे पहला है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है वो 0 होता है, इसको प्रूफ करना है। अब चैप्टर में मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव सबको बता रखा है, प्रूफ भी करवा रखा है, तो जाकर देख लीजिएगा चैप्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। देखिए कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देखिए ये आपने ऐसा न्यूमेरिकल देखा होगा बहुत जगह। देखिए संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको संचित ऊर्जा निकालना है। इस न्यूमेरिकल को मैं बहुत जल्दी सॉल्व कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो लाने वाला हूं, बहुत आग लगाकर हम रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उसको मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। देखिए ये आपका एक सर्किट है, इसमें 3 प्रतिरोध हैं, ये देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 प्रतिरोध हैं और एक संधारित्र है, ठीक, एक संधारित्र लगा हुआ, धारा जो है 2 एम्पियर की दी हुई है। अब इसमें आपको संचित ऊर्जा निकालना है। तो देखिए हमें प्रतिरोध दिया गया है, ये प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाएंगे तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, और धारिता दी गई है। अब हमें I भी दिया गया है, तो देखिए यहाँ से प्रतिरोध दिया गया है, R अगर दिया गया है, ठीक है, और I अगर दिया गया है, ठीक है, I दिया गया है तो हम V निकाल सकते हैं, I दिया गया तो V = IR होता है, ठीक है। तो V निकल आएगा, C हमें दिया गया है, U = 1/2 CV² वाला फार्मूला लगाएंगे और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी ही सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसका वाला सॉल्यूशन मैं जल्दी लाऊंगा। तीसरा देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव कैसे निकालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है और कभी कभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। आखिर इस चैप्टर से कौन कौन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। देखिए वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए तथा वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
यानी कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखनी है, साथ ही साथ विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ऐसे कुछ मैंने सॉल्व कराया था, इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता डायरेक्टली आती है। और देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, उस डेरिवेशन को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने आंसर के साथ पढ़ा। ठीक है, बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो मैं जल्दी से ला सकूं। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।